हेलो, वेलकम टू हैप्पी हार्ट 1111। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आजकल की जनरेशन तो बिल्कुल असंस्कारी है, मतलब ऐसी ही है, बेकार। अब ये जो टॉपिक आया ना वो दोस्तों आया है एक मतलब जो निकला है इसका इंस्पिरेशन आया है मुझे एक कॉन्वर्सेशन से, जो कि अपने नेबर के साथ मैं कर रही थी और उनके मुँह से अचानक से निकला कि आजकल की जनरेशन तो बस ऐसी ही है। तो मेरे को ये बात बड़ी ट्रिगर करी और मैंने उनको भी बताया कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि आजकल की जनरेशन। और मुझे सबसे बड़ा शौक ये लगा कि यार ये खुद भी इसी जनरेशन की ही लग रही है। आई होप सो, बिकॉज वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेनियल होगी। शी इज़ मैरिड, लिविंग विद हर हस्बैंड in a separate house, has the freedom to wear all kinds of clothes, has the freedom to prepare for the career she wants to pursue. She is basically like preparing for some government exams and all, and she doesn't have kids as of now. तो मैं कंसिडर कर रही हूँ वो इसी जनरेशन की होगी। इस जनरेशन से मतलब है मिलेनियल्स और जेन जी या फिर जेन अल्फा, जो कि अभी बड़े हो रहे हैं और अभी वो मतलब फुली पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं सोसाइटी के मुद्दों में, पर जल्द वो भी आएंगे। खैर, तो ये मुझे ट्रिगर किया कि यार ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि आजकल की जनरेशन तो ऐसी है, पहले की जनरेशन में तो बड़ी कुछ बात थी, बढ़िया लोग होते थे, आजकल तो ऐसी है, इर्रिस्पॉन्सिबल है, वैल्यूज़ नहीं है। तो आपका आपका जो माइंडसेट है, मैं इस चीज़ को लेके चेंज करना चाहूँगी। पहले तो ये जनरेशन का इससे कोई लेना देना नहीं है, यही बात मैंने उनको भी बताई थी कि इट्स मोर अबाउट एज एन इंडिविजुअल, आपने कैसे एक्सपीरियंसेस लिए हैं बड़े होते हुए और आपके बिलीफ सिस्टम क्या है। जैसे आपके बिलीफ सिस्टम होंगे वही आपके एक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। अब बात करते हैं बदतमीज़ होना, बिगड़ा हुआ होना, बेफिक्र होना, केयरलेस होना, इररिस्पॉन्सिबल होना। इसका किसी जनरेशन से लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने हर एक जनरेशन में ऐसा देखा है कि कुछ लोग अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं, और कुछ लोग बिल्कुल नकारा, इररिस्पॉन्सिबल, अय्याश, जो भी आप बोले, मतलब जितनी भी बुराइयां आप बोले उनके अंदर होती हैं। तो इसका इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है दोस्तों कि आप कौन से जनरेशन से हो और कौन सी जनरेशन तो बड़ी ही अच्छी थी और आजकल की जनरेशन बिल्कुल बेकार है। जनरेशन लोग हर जनरेशन में अच्छे बुरे होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप मेजोरिटी किस तरीके के लोगों से मिले हैं, जुले हैं, मतलब आपका अगर आप कैसे लोगों से ज़्यादा घिरे हुए हैं, तो उस पर डिपेंड करता है ये। अब आते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने वाली हूँ जो कि पिछले जनरेशन के बारे में बहुत ही गलत है और जिसको आज भी फॉलो किया जाता है, और ये पिछले जनरेशन की देन है हमारी सोसाइटी को, जिसकी वजह से हमारी जनरेशन, जो करंट जनरेशन है, उसको बहुत नुकसान हुआ है और वो मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, सोशली बहुत घाटे में है और झेल रही है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि पिछले जनरेशन ने सारे अच्छे ही काम किए हैं। दे हैव देयर शेयर ऑफ इविल डीड्स। तो इसमें मैं नेगेटिव बात ही करूँगी, जैसे कि पॉपुलेशन में जो हमारी कंट्री नंबर 1 पे आई है, उसका योगदान हमारी पिछले जनरेशन को ही जाता है, जो 70s 80s के लोग हैं, जो कि अपनी बॉडीली नीड्स के ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाए और भगवान के नाम पे बच्चे करते चले गए। अब उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि आज ओवर क्राउडिंग, ओवर कॉम्पिटिशन, लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, पोल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, इन सभी का इन सभी को हमारी जनरेशन को झेलना पड़ रहा है, ठीक है। और डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो ये हमारी जनरेशन ने तो नहीं किया, ये तो पिछले जनरेशन की ही देन है, जिनको सो कॉल्ड संस्कारी और कल्चर्ड माना जाता है। फिर नेक्स्ट आता है सोशल ईवल्स, जितने भी है, डाउरी सिस्टम है, चाइल्ड मैरिज है, फीमेल फीटिसाइड, इन्फेंटिसाइड है, या फिर डोमेस्टिक वायलेंस है, मैरिटल रेप है, इन सबको पिछली जनरेशन ने ही प्रमोट किया है और जस्टिफाई किया है घरों में, जिसके कारण ये प्रेवेलेंट है और इनको मतलब सही माना जाता है कई घरों में। और तो और पिछले जनरेशन के ही कुछ लोग हैं जो घर के छोटे छोटे बच्चों को भी बुरी नज़रों से देखते हैं। वो हमारी जनरेशन के लोग तो नहीं हैं, जिनके खिलाफ कुछ कहने से बच्चों को रोक दिया जाता है कि अरे नहीं, वो बड़े हैं, वो ऐसा कर भी दिया है तो हमें नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो बड़े हैं, विच इज़ लाइक इनसेन। ऐसा ऐसा कौन करता है। फिर नेक्स्ट आता है जेंडर रोल्स, जो एक्सट्रीम जेंडर रोल्स एग्जिस्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में, कि घर के काम लड़कियां करेंगी, बाहर के काम लड़के करेंगे सिर्फ। इसका इसको जो प्रमोट किया है ये पिछले जनरेशन ने ही किया है, जिसके कारण आज भी लड़के अपने आप को एंटाइटल्ड समझते हैं कि अगर मैं बाहर से काम करके आ रहा हूँ तो मैं घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाऊंगा, बिकॉज आई हैव डन माई पार्ट एंड दैट इज द ओनली थिंग आई वॉज सपोज टू लुक आफ्टर एज द मैन ऑफ द हाउस। जबकि
बच्चा पालना, घर में काम करना, घर के कामों में हेल्प करना या अपना कंट्रीब्यूशन देना किसी भी तरीके से, घर के सामान को लेके आना, साफ सफाई करना या अपना ही ध्यान रखना, अपनी साफ सफाई रखना, अपने कपड़ों को खुद धोना या अपनी डिशेस सिंक तक रखना, धो के रख देना, या एक गिलास पानी उठा के खुद पीना, ये भी आपका कर्तव्य है अपार्ट फ्रॉम अर्निंग मनी। और अर्निंग मनी तो एक ऐसा चीज़ है जिसको इवन वेमेन्स आर डूइंग, बट इस थॉट प्रोसेस ने कि ये जेंडर रोल है, ये मेल का काम है, ये फीमेल का काम है, इसने एक नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी को ये दिया है कि क्योंकि लड़के बड़े हुए हैं अपने घर में ये स्ट्रिक्ट जेंडर रोल्स को फॉलो होते हुए देखते हुए, तो आज जब वो खुद मैरिड होते हैं, जब खुद एक मैरिज के इंस्टीट्यूशन को एंटर करते हैं, तो वो अपनी वाइफ से भी वही एक्सपेक्टेशन रखते हैं बिना ये सोचे समझे कि देयर मदर्स वर फुल टाइम होम मेकर्स, सो दे कुड they were brainwashed, they were motivated and they were restricted to household activities only, और उनका पूरा टाइम भी उसी में जाता था। बट आज women want to invest in other aspects of their life also, and if you want to be in a sustainable, peaceful, happy marriage, then being a boy or being the man in the house, you will also have to contribute on other aspects of life, or like taking care of your children or working like participating in household activities, जो कि क्योंकि ऐसा उन्होंने बड़े होते हुए देखा है अपने घर में होते हुए, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और इसी कारण कई बार ये बोला जाता है आजकल की लड़कियां तो घर के कामों में ध्यान नहीं देती और इसलिए शादियां टूट रही हैं। बट ऐसा नहीं है, आपको चेंज करना पड़ेगा अपना माइंडसेट, दैट यू कैन नॉट कंटिन्यू द सेम customs, traditions, rituals, or way of living your life the way it was done 50 years ago, 100 years ago. Times have changed and girls have changed, their priorities have changed, so you have to also change your perspective towards them and what you can expect from them. ये तो बात हो गई जेंडर रोल्स की। फिर अगर पहनावे की बात करें तो आप पिछले जनरेशन को देखिए, उन्होंने कैसा एक अनफेयर अनफेयर रूल बनाया है रिलेटेड टू अटायर। जैसे कि एक एग्जांपल अगर हम ले तो घर में जो जेंट्स होते हैं दे आर लाइक फ्री एंड अलाउड, दे हैव द फ्री विल टू wear whatever they want to wear or even not to wear clothes and move around freely as if they are entitled to do so. For example, कई घरों में आप देखेंगे, अपने घर में भी देख सकते हैं कि जो जेंट्स हैं वो बिना दे आर रोमिंग अराउंड बेयर चेस्टेड विदाउट वेयरिंग एनीथिंग ऑन द टॉप और इवन इन देयर अंडरवेयर्स। लाइक कईयों के घर में ससुर या anybody who is elderly, even भाई या जेठ, that is your brother-in-law, your father-in-law and all kinds of elderly males, they are roaming bare-chested as if it's something very बहुत ग्लोरियस काम कर रहे हैं वो। और वहीं घरों में लड़कियों को या बहुओं को ये बोला जाता है कि भैया पल्ला भी रखो, वेयर इंडियन क्लोथिंग ओनली। तो ये बहुत अनफेयर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप, एक तो पहली चीज़ है कि विमेन की क्लोथिंग का कंट्रोल आपके पास कैसे आ गया, और दूसरी चीज़ है अगर आप कोई रूल बना रहे हैं related to clothing in the household, then you should also follow that. How can you roam around with promoting vulgarity तो सिर्फ women's के लिए नहीं है, वो तो males के लिए भी है। उनके लिए भी इतना applicable होता है कि वो भी appropriately dressed up होके घर में रहे। या लुंगी, कई घरों में आप देखेंगे लुंगी भी पहन रहे तो लुंगी को बिल्कुल फोल्ड करके ऊपर उठा के बैठे हुए हैं मस्त, और पैर चौड़ा करके बैठे हैं, विच इज़ लाइक आई फाइंड इट वेरी इनअप्रोप्रिएट। क्लोथिंग में एक और चीज़ आती है ये कि इंडियन क्लोथिंग में ही लड़कियां बहुत अच्छी लगती है। फीमेल्स आर गुड ओनली इफ़ दे आर वेयरिंग इंडियन ट्रेडिशनल वेयर। अब ऐसा कहाँ है जी, आप फैमिली में या आप अपने सोशल गैदरिंग्स में, पब्लिक में आप देखेंगे कई बार विमेन एक्सपोज their body parts more when they are wearing Indian clothing like sari and salwar kameez, and it looks obscene. I will tell you one example that there was a wedding, एक लड़की की शादी थी neighborhood में, और उसके village के कुछ relatives आए हुए थे, and when they were having some मेहंदी function and lady संगीत function, like the women had pallu on their head and they were dancing like anything, moving all their body parts, and their pallu, I mean their you wear a sari and it goes something like this, वो कहाँ से कहाँ सरक रहा है, उनका बॉडी के सारे जो भी फेमिनिन पार्ट्स होते हैं जैसे चेस्ट, हिप्स, वेस्ट, एवरीथिंग वाज विजिबल एंड इट वाज लुकिंग सो ऑब्सीन द वे दे वर शेकिंग देयर बॉडी पार्ट्स, और ऊपर ले रखा है बस पल्ला। हाउ डज, एंड आई मीन आसपास सारे एल्डरली मेल्स
as well as children and young males were present there, and they're dancing and grooving to the music. तो इसमें कहाँ ही वो है कि समझदारी है कि इंडियन ड्रेसिंग में ही आप ज़्यादा मॉडेस्ट लिखेंगे लगेंगे या संस्कारी दिखेंगे या डिसेंट दिखेंगे. यू कैन लुक एब्सोल्युटली वल्गर इन Indian dress and absolutely modest and elegant, sophisticated in Western dress. It's like your choice of clothing and also deciding your clothing or attire based on your comfort level and what activities you're involved in. आप अगर खुद प्रैक्टिकली एज अ वुमन देखेंगे तो आपको इंडियन वेयर जैसे साड़ी और सलवार कमीज़ में इतनी मोबिलिटी नहीं लगेगी, इतनी फंक्शनल नहीं लगेगी अपनी बॉडी. आपको हर वक्त दुपट्टा संभालना, पल्लू संभालना, अरे यहाँ से कमर तो नहीं दिख रही, यहाँ से मेरा चेस्ट तो नहीं विजिबल है. वो इंडियन वेयर में ज़्यादा कॉन्शियस होते हो आप, रादर देन वेस्टर्न वेयर जहाँ आप एक लाइक नॉर्मल टी शर्ट और शायद आप एक ट्राउजर डाल के बैठे हो. इट वुड लुक मच डिसेंट एंड इट वुड मेक यू फील मोर कंफर्टेबल मूविंग अराउंड एंड डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़, डे टू डे एक्टिविटीज़ और एट योर वर्क प्लेस. सो ये एक दकियानूसी सोच है रिगार्डिंग क्लोथिंग. एक और चीज़ ये है कि जो पिछले जनरेशन ने दी है वो है कि कोई भी ट्रेडिशन है, कस्टम है, तो वो इसलिए फॉलो करी जानी चाहिए क्योंकि कई जनरेशन उसे फॉलो करते आए हैं. भले ही आज उससे हार्म हो रहा है सोसाइटी के कुछ सेगमेंट के लोगों को, इट इज़ हार्मफुल और इट इज़ हर्टिंग समबडीज फीलिंग्स और इट इज़ नो मोर सेंसिबल और रैशनल टू फॉलो. परंपरा के नाम पे ऐसा थोड़ी है कि आप कुछ भी रिचुअल्स फॉलो करते जाएंगे जस्ट टू मेक योर लाइफ कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स एंड क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स इन दी रिलेशंस. तो ये चीज़ करना मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरी है क्योंकि पिछले जनरेशन करती आ रही थी और उसका कोई वैलिड लॉजिकल जो है जस्टिफिकेशन नहीं है. जैसे कि डाउरी सिस्टम है या जैसे ये सोच कि अरेंज मैरिजेस आर द बेस्ट और मैरिंग इन योर कम्युनिटी इज़ द बेस्ट, और the girl should always be 5 years or 10 years younger than the boy, that is the groom, to have a sustainable marriage. अब उसके पीछे भी माइंडसेट ये है कि अगर लड़की छोटी होगी तो उसको डोमिनेट करना, टेम करना ईजी होगा एज कम्पेयर टू अ वुमेन ऑफ द सेम एज. if the husband and wife are of the same age, of course they will have more of a friendly and amicable relationship where they can be more like relate to each other and talk to each other like equals, rather than वहाँ उस केस में जहाँ लड़कियाँ ऑलरेडी छोटी होती है उम्र में तो वो अपने आप को हर चीज़ में कम ही समझती है in terms of understanding of the world, how to talk, how to carry herself, whether to speak or not. It's easy to shut her mouth and dominate her and you know एक्सप्लॉइट her in one terms. तो ये कुछ सोच है कि ऐसे और भी बहुत सारी प्रथाएं हैं कि ऐसा करना. जैसे कई केसेस में जैसे लड़कियों को पीरियड्स होते हैं तो दे आर लाइक कंसिडर्ड डर्टी इन अ सेंस ना. उसका एक एस्पेक्ट ये है कि ठीक है आप उनको फॉर द सेक ऑफ गिविंग देम द resting time, so you kind of isolate them, don't let them move around much or participate in the other activities, that's fine. But उनको एक नीच नज़र से देखना, दैट इज़ आई डोंट थिंक इट्स एनीवेयर रैशनल बिकॉज what they like menstruation is a natural phenomena which is given to us by nature, by God. It is not that we have chosen to go through those days like difficult days where we go through stomach cramps and we are bleeding. तो ऐसे बहुत सारी मान्यता है जिसको चेंज होने की ज़रूरत है. और ऐसी एक मान्यता ये भी है कि if a girl is born then the only thing the family people or the elderly people are worried is now we have to like accumulate jewelry and money to get her married, to give a good dowry for getting her married. And as soon as she reaches puberty, everybody is more interested in getting her married rather than thinking how we can empower her by making her financially independent. जो मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैरिज की कोई गारंटी नहीं है. अगर उसका पति मर गया या उसको छोड़ दिया तो वो क्या करेगी? शी वुड बी बैक टू पवेलियन. द ओनली थिंग विच वुड हेल्प हर इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड knowledge about how to function in this world, how to like take care of her alone without anybody's assistance. So mentally शुरू से उसको ये इस सोच को देना कि you are just good enough to have kids or to work in the household territory inside the boundaries of the house and restrict yourself to the kitchen activities. That is not right because it you just see yourself through the examples in the society. It doesn't work like that.
तो ऐसे बहुत सारी सोच है जो पिछली जनरेशन की है, जो बहुत ही बकवास है, ऑब्सोलेट है। और इन सारी बातों को डिस्कस करके मैं ये बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि पिछले जनरेशन हर चीज़ में अच्छा ही था। हाँ, बहुत सारी चीज़ें अच्छी थी, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि आर अंडर द कार्पेट एंड दे आर लाइक अ हश हश टॉपिक एंड नोबडी वांट्स टू डिस्कस इट, बिकॉज़ then it's like disgracing our own culture and our own heritage. But unless you discuss about it, you would not find a solution, you will not bring the change which we needs. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको मैं ज़रूर टच करना चाहूँगी कि आजकल की जनरेशन कामचोर होती है, वो काम नहीं करना चाहते हैं, वो दूसरों से क्या कहते हैं, व्हाट इज इट नोन, दूसरों से वो नहीं लेना चाहते हैं, कमांड्स नहीं लेना चाहते हैं, दूसरों के अंडर काम नहीं करना पसंद करते हैं, और लॉन्ग आवर्स वर्क करने नहीं पसंद करते हैं। उसका एक एग्जाम्पल आपने आजकल देखा होगा, वो जो एक सीए है जो कि ओवर वर्क के कारण, दैट फीमेल सीए, शी लॉस्ट हर लाइफ, शी वाज नॉट एबल टू लाइक टेक ऑल दैट प्रेशर विच वाज कमिंग फ्रॉम ओवर वर्किंग। एंड पिछले जनरेशन इस चीज़ को बोलते आ रहे हो, तुम्हें तो 70 आवर्स काम करने के लिए रेडी होना चाहिए, यू आर द यंग like young generation and you have a lot of capacity, you are supposed to work hard, like they are promoting hard work. लेकिन hard work से आप अमीर तो हुए नहीं है, आपने तो ऐसे कोई बिलियन तो छोड़ो, मिलियंस भी नहीं बनाए। you are not even giving, you are not even, like I'm talking about the majority people, I'm not talking about those few handful elites, Indian elites, I'm talking about majority of Indian families जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स ने ऐसा कोई बहुत वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं किया है, जो वेल्थ या ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड करी है कि वो अपने बच्चों को बिना लोन लिए अच्छी हायर एजुकेशन भी प्रोवाइड कर पाए। सो व्हाट हैव यू डन आफ्टर वर्किंग हार्ड ऑल दीज ईयर्स? जस्ट क्रिएटेड सो मेनी किड्स एंड ओवरबर्डन्ड दोज किड्स with the and restrict, like provided them limited resources to live in that poor mindset that everything is limited, that too because you were not having the control to procreate responsibly. तो ये सारी चीज़ें गलत हैं, और सिर्फ किसी को ओवरबर्डन करना कि हम इतना काम करते हो तो तुम्हें तो करना ही चाहिए, योर वे is not applicable in today's time. Everything you did was might be good and was logical in your time, but with time you have to change. And गधा मजदूरी करना कोई glorious काम नहीं है. It's more about doing what you are supposed to do. For example, offices में अगर आप देखें तो जो ये bosses होते हैं elderly who are like 40s, 50s, 60s and they are like managers, general managers or whatever. आजकल तो कम उम्र के भी बन रहे हैं, but generally they are the ones who are holding higher positions are of elderly age. They want to just restrict their subordinates or their employees, executives for no reason. कोई काम है नहीं, और ऑफिस का आवर्स, मतलब ऑफिस आप आवर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, बट दे वॉन्ट यू टू जस्ट स्टे फॉर नो रीजन, एज इफ यू डोंट हैव एनी लाइफ आफ्टर ऑफिस, एज इफ द वर्क, जो ये एक लाइन है ना, वर्क इज वर्शिप. Work is worship doesn't mean that only office work is the only work I have in my life. There are other aspects also. I have hobbies. I have some responsibility towards my parents, or if I have a pet at home, if I have a sibling, or if I have friends. So it's not that work hard and forget about every other aspect of your life. Also health gets like severely affected if you are just dragging yourself to do things which is only making you sick in life, mentally, emotionally and socially, because you're absent from that aspects of your life. तो ये कुछ बातें थी जिसको डिस्कस करना ज़रूरी था। पिछले जनरेशन की हर चीज़ बहुत अच्छी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण हमारी जनरेशन झेल रही है, और उसको चेंज करना ज़रूरी है. जस्ट बिकॉज यू आर ओल्ड एंड यू हैड योर शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स और सैड स्टोरीज डजंट मीन दैट योर लाइफ वॉज वेरी ग्लोरियस वन एंड टुडेज जनरेशन इज डूइंग नथिंग. आजकल की जनरेशन में इनफैक्ट बहुत कम उम्र में लोग मिलेनियर्स भी बन रहे हैं. हाउ दे आर डूइंग इट? बिकॉज they do what they are supposed to do, not because they are ought to do, or they are doing what they are supposed to do, not because they are forced to do as a part of some custom or tradition being followed from past many years. So I hope this gives a clarity, and this mindset should change regarding this generational thing, because evil people exist in every yug, whether it's Satyug, Treta Yug, Dwapar Yug or Kal Yug, and it's nothing about this time is evil, earlier time was very good. You see आप पिछले टाइम, मतलब पिछले कुछ सालों की बातें देखेंगे तो वहाँ बहुत अजीबोगरीब ट्रेडिशंस और कस्टम्स थे, जहाँ विमेंस के लिए कोई राइट्स नहीं थे, और उनको पढ़ाना भी ज़रूरी नहीं समझा जाता था, और
और भी कई सारे दकियानूसी सोच विचार थे। तो इसको चेंज करें और अपनी लाइफ को सिंपल बनाएं, प्रोग्रेसिव बनाएं, और किसी भी जनरेशन को ऐसे ही मतलब ऐसे नीच नज़रों से ना देखें कि ये तो बिल्कुल ही बेकार है, छी छी ये तो गंदे लोग हैं, या इनको तो बिल्कुल वैल्यूज़ ही नहीं है। वैल्यूज़ का आपकी जनरेशन से कोई लेना देना नहीं है। सो आई होप यू गेट द पॉइंट। थैंक यू।